आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर्स जिन्हें कहते हैं प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के विषय में आज जान रहे हैं अपन। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के विषय में इसमें जो है छात्रों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले इसमें एलिजिबल होंगे या नहीं। ये सारी चीज़ें अभी अपन नीचे डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, है ना। सारे के सारे अभी आपके डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। देखिए, इसमें कुल 60 पद आए हुए हैं। ठीक है, इसमें आगे एक चार्ट और दिया गया है जिसमें 13% और 87% वाला जो फॉर्मूला चल रहा है उसके हिसाब से भी इसमें एक चार्ट दिया गया है। तो उसमें कुछ पद जो है विलोपित किए गए हैं ओबीसी के। ठीक है, यहाँ पर अगर कुल पद की बात करते हैं तो अनारक्षित के टोटल 10 पद हैं और जिनमें और महिला के 5 पद हैं। ओपन भूतपूर्व सैनिक में 1 और महिला में भी 1 है। टोटल 17 पद आए हुए हैं अनारक्षित में। ईडब्ल्यूएस में भी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज 3 पद ओपन है, 2 पद महिला के हैं, इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक के हैं। एससी में भी टोटल जो है 9 पद आए हुए हैं। एसटी में देखा जाए तो 12 पद आए हुए हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में जो है टोटल 16 पद आए हुए हैं। इस प्रकार जो है 60 पद जो है टोटल आए हुए हैं। इसका जो वेतनमान देख लेते हैं कितना, 32,800 से 1,03,600 इसका वेतनमान हो जाता है। मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगर 100% मिलती है तो आपकी 40 के प्लस आपकी सैलरी जाएगी, मतलब 40,000 से ऊपर आपकी सैलरी जाएगी। लेकिन चूंकि एक काला कानून चल रहा है मध्य प्रदेश में, 70% पहले वर्ष मिलती है कुल सैलरी का, दूसरे वर्ष 80% मिलती है और तीसरे वर्ष 90% मिलती है और चौथे वर्ष से आपको फुल सैलरी मिलना शुरू होती है। तो यह एक काला कानून है, इसको हटना चाहिए और इसके लिए जल्द ही जो है ट्विटर कैंपेन या आंदोलन जैसा कुछ करना ज़रूरी हो गया है। हालांकि हमारे सीएम मोहन यादव जी जो है अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस विषय में ज़रूर वो इसको संज्ञान में लेते हुए इस काले कानून को ख़त्म करेंगे, ये ऐसी हमारी उनसे अपेक्षा है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन आईटीआईटीओ इलेक्ट्रीशियन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, हाई स्कूल अथवा समतुल्य, मतलब आप 10वीं पास होने चाहिए, अथवा पुरानी पद्धति से आप 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई शिक्षुता परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आपके पास पहले चीज़ तो आईटीआई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में। इसके अलावा अथवा में यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एनसीवीटी या एससीवीटी से 2 वर्षीय मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। ये कोर्स होता है, जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा। ठीक है, 2 वर्षीय मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम का जो स्किलिंग पाठ्यक्रम है उसे उत्तीर्ण होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों नहीं है आपके पास, मान लिया हमने कि आपके पास जो है आईटीआई भी नहीं है इलेक्ट्रीशियन का, उसके अलावा आपके पास 2 वर्षीय मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम भी नहीं है जो है एनसीवीटी और एसटीबीटी का इलेक्ट्रिकल सेक्टर में। तो अब तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं कि और क्या इसमें चल सकता है। तो देखिए, एआईसीटीई या यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड या संस्था से इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल होती है, या फिर क्या हो सकता है इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, डबल ई हो जाता है, डबल ई। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आ रहा है और ईसी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आता है, तो आई थिंक ये डबल ई वाले और ईसी वाले इसमें भर सकते हैं। जी हाँ, डबल ई वाले और ईसी वाले इसमें भर सकते हैं। देखिए इसमें डायरेक्ट ईसी के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, आगे भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल तथा इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल तथा ऊर्जा से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज से जो है आपका डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का डायरेक्ट कहीं पर भी जो है इसमें डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड का यूज़ ज़रूर किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड के यूज़ के चलते आप ईसी वाले इसमें फॉर्म ज़रूर भरिएगा, क्योंकि मेरे पहचान में जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है, देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात पर, है ना, कि आपको जो है ईसी वाले भर ही सकते हैं इसमें, क्योंकि दिया नहीं गया डायरेक्ट। लेकिन मेरे जितने जान पहचान वाले हैं और जितना मैंने पता किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, ईसी वालों का कहना है कि डबल ई वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और ईसी वाले
ये पोस्ट के एलिजिबल रहते हैं। तो ईसी वाले आप जो है फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका जो है निकलता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देखी जाएगी। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ईसी वालों से मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर इस फॉर्म को भर दें इस पोस्ट के लिए। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, ईसी वाले इस पोस्ट को ज़रूर भर दीजिए। ठीक, चलिए, तो आपकी ये जो है कन्फ्यूज़न आई होप दूर हुई होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बाद की बात है। अच्छा, आप खुद सोचिए, अगर आपको पता चलता है कि बाद में इसी वाले जो है जॉब कर रहे हैं आईटी आईटीओ में और आपकी अच्छी तैयारी हो गई थी और आपने जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति के चलते आपने फॉर्म नहीं भरा, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ही दुख होगा, बहुत ज़्यादा अखर जाएगा, इसको बोलते हैं ना हमारे मध्य प्रदेश में, तो अखर जाएगा भाई। और इसमें एक बात और है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा आपके पास मध्य प्रदेश के जो 55 ज़िले हैं उनमें से जिस ज़िले के आप निवासी हैं वहाँ पर आपको रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना चाहिए, आपके पास जीवित पंजीयन होना चाहिए। और इस समय जो है आधार कार्ड्स वगैरह से भी रोजगार कार्यालय को लिंक करा जा रहा है और समग्र आईडी वगैरह से भी लिंक करा जा रहा है। समग्र आईडी को भी आधार कार्ड से आप लिंक करवा लें, तो ये सारी चीज़ें आप करके जाइएगा और प्रोफाइल को बहुत ध्यान से भरिएगा। ठीक है, संशोधन अगर आप करना चाहते हैं, भर चुके हैं, कोई गलती हो गई है, तो आप 28 तारीख तक आप संशोधन कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। आईटीआई टीओ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं जो बोल रहा था 14% आरक्षण के अनुसार जो कोर्ट केस चल रहा है, तो इसमें कुछ पद विलोपित करने के बाद ओबीसी के 5 पद बचते हैं। ठीक है, और बाकी पूरे के पूरे 52 पोस्ट होते हैं। जो आठ पोस्ट और हुए हैं ना, जो 8 पोस्ट टोटल है वो विलोपित कर दिए गए हैं। ठीक है, वो जब कोर्ट का निर्णय आएगा उसके बाद ही डिस्कस होगा। तो एक बार फिर से बोलूँगा, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले ज़रूर इस फॉर्म को भर दीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर देखी जाएगी। अगर आपकी तैयारी है तो बिल्कुल आप इसको भरिए। ठीक है, एक और चीज़ मैं कोपा के विषय में बता देता हूँ। डीसीए वाले बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या हम भर सकते हैं। अरे डीसीए 12th के बाद होती है और आईटीआईटीओ जो आईटीआई का कोपा है वो 10th के बाद होता है। तो आप तो हायर एजुकेशन में चले गए ना, तो डीसीए वाले भी भर सकते हैं। डीसीए का भी बिल्कुल ईसी की तरह ही सीन है कि डीसीए का भी कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन डीसीए वाले भी भर सकते हैं। भरो भाई, क्योंकि आईटीआई जो होता है कोपा से ट्रेड से जो होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो होता है, वो तो 10वीं पास वाले करते हैं भाई। और डीसीए जो है वो 12वीं पास वालों का होता है, तो डीसीए वाले भी भर सकते हैं। पीजीडीसीए वाले तो भर ही सकते हैं। बाकी उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले कोपा में भर देंगे, तो वो लोग वहाँ कोपा में नहीं भर पाओगे। ठीक है, डीसीए वाले, पीजीडीसीए वाले। एक और भाई का कमेंट आया था कि बीएससी कंप्यूटर साइंस से हूँ तो क्या मैं भर सकता हूँ। देखो, बीएससी अगर आपने कंप्यूटर साइंस से करा है, देखो मुझे बीएससी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर नॉलेज है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बीएससी में अगर आपके हर सेमेस्टर में आपका अगर कंप्यूटर कंप्यूटर जो है सब्जेक्ट रहा है तो आप भर सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपका अगर एक आध दो सेमेस्टर में ऑप्शनल सब्जेक्ट टाइप सा अगर आपका कंप्यूटर रहता है तो आप मत भरिएगा, आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको निकाल दिया जाएगा। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर आपका परमानेंट सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अगर आपने जो है कोपा नहीं कर रखा है तो डिप्लोमा में, ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है, आपका एक परमानेंट सब्जेक्ट होना चाहिए भाई कंप्यूटर, तभी आप भरना कोपा का फॉर्म। ठीक है, और ईसी वाले इसका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भी आप लोग भर दीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो में जानकारी दी गई, आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके हमको सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।